Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. A very good evening to all of you. Dimple, Naveen, very good evening. आइए सर. कल मैंने कुछ नोट कराया था लो साउंड सर. मेरी आवाज क्लियर आ रही है? लो आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है आवाज? आवाज क्लियर आ रही है? बोलो नवीन, आवाज क्लियर आ रही है? बहुत लो है सर. ओके, चलो मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, वो आवाज को थोड़ा और तेज करेंगे. अब आवाज आ रही है? साउंड नॉट क्लियर. आवाज आ रही है? बोलो, क्लियर करो. बताओ भाई, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? नो सर. डिम्पल, आवाज नहीं आ रही है क्लियर? कर दिया मैंने, ऑन है. क्लियर आ रही है आवाज? नॉट क्लियर? साफ सुनाई नहीं दे रहा है? हैं बोलो, नहीं आ रही है? नो सर. ये इसमें तो सारे लिख रहे हैं. देखिए, नो सर, नो सर. ठीक है, आइए. मुझे उम्मीद है हो गया है. अब आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, आ रही है ना आवाज क्लियर? बोलो भाई. नवीन, डिम्पल, नो वर्क. ओके ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास. और जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे. कल मैंने कुछ लिखवाया था, उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे. ठीक है, चलिए. तो कल मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाया था, आपको याद होगा. मैंने कल कुछ एक डेवलपमेंट लिखवाया था रिवोल्यूशनरी इवेंट्स का. ठीक है, तो वो अपन ने देख लिया था. आज हम लोग बात करेंगे कुछ और थोड़ा सा लिखवा के, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. ठीक है, ओके, ठीक है. तो उसके आगे अपन लोग कुछ डिस्कस करेंगे. तो कल बात हो रही थी कि जितने, एक तो मराठा जो एम्पायर है उसमें कौन कौन कब आया रूलर, और कौन कौन पेशवा थे, एक तो वो बातें. और दूसरा कि जो जितने सिख गुरु हुए हैं, मतलब 1 से 10, उनमें से 5वें, 6ठे, तीसरे का नाम पूछता है. तो वो जो सिख गुरु हैं, एक बार उनका हम लोग नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सिख गुरु हैं. ठीक है, तो आइए एक बार उसको नोट करते हुए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर इन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं. ओके, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा उनको लिख दूं, फिर उसके बाद अपन आइए. सबसे पहले हम देखते हैं सिख गुरु. सिख गुरु कौन कौन से थे, 1 से लेकर 10 तक, उनका एक बार कर लेते हैं. ठीक है, पहला अब आवाज क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है?
ये है बॉस, ये अपने 10 गुरु, ठीक है, गुरु नानक से लेके और गुरु गोविंद सिंह। तो आप इनका इन सभी के नाम अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कि ये कौन कौन से गुरु हैं। तो इसमें सबसे पहले जो गुरु हैं वो है गुरु नानक देव, फिर उसके बाद गुरु अंगद, फिर उसके बाद गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। ये 10 गुरु हैं जिनका नाम अपने को ध्यान में रखना है। इनमें जो है वो 3-4 लोग ही ध्यान में मतलब ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। कौन कौन से? गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी, गुरु अंगद, ठीक है, उसके बाद गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये आप देखेंगे 5 और 2 7, ये 7 गुरु जो हैं ये पॉपुलर हैं और इनका नाम आता है। तो ये 10 गुरु हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। इनकी हत्या आप देखेंगे जहांगीर ने करवा दी, उसके बाद गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करा दी थी, जो दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है, ठीक है, और लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, ठीक है। तो ये 10 गुरु सिख के हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से पूछा है। 5वें गुरु, चौथे गुरु, तीसरे गुरु कौन थे। क्लियर? आवाज आ रही है भाई सबको? क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलोगे? ओके, चलिए, ये तो हो गए सिख गुरु के नाम, ठीक है, ये हो गए सिख गुरु के नाम। अब मैं आपको जो मराठा साम्राज्य है उसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन रहे हैं और क्या कौन कौन पेशवा का पद कब क्रिएट किया गया और कौन कब था और लास्ट पेशवा कौन था, ये इसका एक लिस्ट मैं आपको लिखता हूं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर मराठा साम्राज्य का। ठीक है, सबसे पहले मराठा साम्राज्य के फाउंडर थे शिवाजी, ठीक है। शिवाजी जो है ये मराठा साम्राज्य के फाउंडर थे, क्लियर। उसके बाद शिवाजी के बाद आए इनके पुत्र संभाजी, ठीक है। संभाजी के बाद इनके जो पुत्र थे वो आए राजा राम। राजा राम की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनकी विधवा बैठी, उसका नाम था विधवा का ताराबाई। ताराबाई बैठी और ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक किया और इनडायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। उसके बाद 5वें नंबर पर अगर आएंगे आप तो यहां पर कि संभाजी का पुत्र था जिसका नाम था संभाजी का पुत्र साहू, ठीक है। ये इस साहू और ताराबाई से एक युद्ध हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद जो साहू है ये विजित रहा, मतलब जीत गया और यहीं पर साहू ने पेशवा के पद का सृजन किया। और यहां पर आप देखेंगे साहू पेशवा, पहला पेशवा था भाई बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद आया बाजीराव प्रथम, फिर आया बाजीराव के बाद आप देखेंगे बालाजी बाजीराव, इसी को बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब कहते हैं बॉस, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आया बाला
माधव राव नारायण, कौन? फर्स्ट, ठीक है। माधव राव नारायण फर्स्ट के बाद आया माधव राव नारायण सेकेंड, और फिर उसके बाद आया, आप देखेंगे अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड, ठीक है। देखिए मराठा साम्राज्य की अगर बात करें तो मैं एक बार ओवरऑल आपको बता दूं कि शिवाजी ने इस साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। मराठों की सबसे योग्य अष्टप्रधान की शुरुआत की और बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे शिवाजी के मरने के बाद संभाजी गद्दी पर बैठे, ठीक है। संभाजी के मरने के बाद इनका पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठा। राजा राम के मरने के बाद इनकी जो विडो थी, विधवा ताराबाई, वो एक शक्तिशाली महिला थी, वो गद्दी पर बैठी, ठीक है। उसके बाद शिवाजी सेकंड इनका बेटा था ताराबाई का, तो शिवाजी सेकंड को इन्होंने गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन सारा कंट्रोल ताराबाई के हाथ में था। इधर आप देखेंगे ये जो संभाजी थे, जो शिवाजी के बेटे थे, इनका बेटा था साहू। ये भाई साहब औरंगजेब की कैद में था, और बाद में जब औरंगजेब मर गया तो इसको साहू को मुक्त कर दिया गया। साहू को मुक्त किया तो उस समय ताराबाई मराठा की प्रमुख थी। तो साहू और ताराबाई के बीच एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में साहू ताराबाई को डिफीट कर देता है, हरा देता है। और हराने के बाद आप देखेंगे साहू अपना सतारा दूसरी राजधानी बनाता है, और वहीं से शुरू करता है पेशवा का पद। शिवाजी के काल में पेशवा का जो पद था वो प्रधानमंत्री का था, और एक इंपॉर्टेंट पद था, मतलब आप देखेंगे राजा के बाद। तो इस पद को प्रमुखता दी साहू ने, और इसे पेशवा के माध्यम से शासन चलाने लगा अपने सतारा में बैठ के, ठीक है। तो पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, जिसने मराठा साम्राज्य को मतलब बैलेंस किया, स्थापित किया। और इस मराठा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली और एम्पायर का एक्सपेंशन करने वाला जो आप देखेंगे पेशवा था, वो था बाजीराव प्रथम। आपने देखा होगा कि बाजीराव मस्तानी वाला मूवी, यही वो बाजीराव है। इसके काल में एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, और कहते हैं कि मस्तानी के साथ इसका लव अफेयर भी था, ठीक है। और इसने दिल्ली तक भी आक्रमण किए, दिल्ली तक भी चढ़ाई करी, तो काफी इसके काल में साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसके बाद इसके मरने के बाद बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठा, इसको नाना साहब के नाम से जानते हैं। और फिर इसका उत्तराधिकारी माधव राव नारायण फर्स्ट बैठा, फिर माधव राव नारायण सेकेंड, और अंतिम इसका था बाजीराव सेकेंड, जिसको बाद में पकड़ के और ये अंग्रेजों का पेंशनर बन गया वही सतारा में। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सारे मराठा साम्राज्य के ये सारे रूलर्स हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम में क्या, तो ये इन रूलर्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसका कौन बेटा था और क्या था, क्या सही है जी? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? बोलो यस और नो, बोलो भाई, क्लियर हुआ? चलिए, ये तो हो गया भाई साहब अपना जो उस रोहित कह रहा था कि सर मराठों का एक बार लिखवा दीजिएगा, तो वो मैंने एक बार नोट डाउन करा दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कल मैंने सारे लिखवा दिए थे जी, कल मैंने सारे लिखवा दिए थे का आवाज सर सिख गुरु वाले, रोहित अभी मैंने लिखवा दिया सिख गुरु के सारे, अभी तुम लेट आए हो, मैंने सारे सिख गुरु का लिखवा दिया है, अभी लिखवाया मैंने सारा सिख गुरु, मतलब गुरु नानक से लेके और गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु जितने भी हुए उन सबका नाम मैंने लिखवा दिया। रिकॉर्डेड देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। सारे 10 सिख गुरुओं के नाम लिखवा दिए मैंने अभी, ठीक है। ओके, तुम लेट आए हो इसलिए पता नहीं चला, मैंने सबके नाम लिखवा दिए,
क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सर इन गुरुओं के नाम ऑर्डर वाइज कैसे याद करें। रोहित बहुत आसान है इन गुरुओं के नाम ऑर्डर वाइज याद करने का, ठीक है। अब मैं तुमको उसका एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। अंग ने अमर को राम से अर्जुन के पास हरगोविंद से मिलने तथा राय और हरकिशन को रक्षाबंधन में तेग गुरु। देखो अंग ने अमर को राम से अर्जुन के पास हरगोविंद से मिलने तथा हर्राय और हरकिशन को रक्षाबंधन में बधाई दी, जिससे पुत्र गुरुतेग और गोविंद खुश हुए। बहुत सा देखो बहुत, अब देखो ये हो गए। सबसे पहले तो ऊपर गुरु नानक का नाम तो कोई नहीं भूलता, गुरु नानक हो गए पहले, ठीक है। और गुरु अंगद, अंगद अंगद लिख लीजिए, अंगद दूसरे हो गए। गुरु अमर तीसरे हो गए, ठीक है। उसके बाद गुरु अर्जुन चौथे हो गए, ठीक है। नहीं, रामदास, राम
आ रही है अब साउंड? साउंड नहीं किया। हाँ भाई गौतम, साउंड नहीं आ रहा है? यस सर, आ गई? आ गई, ठीक है, ओके। तो गुरु नानक 1 नंबर, गुरु अंगद 2 नंबर, गुरु अमर सिंह 3 नंबर, गुरु रामदास 4 नंबर, गुरु हरगोविंद 5 नंबर, गुरु अर्जुन 6 नंबर, गुरु हरराय 7 नंबर, गुरु हरकिशन 8 नंबर, गुरु तेग बहादुर 9 नंबर, गुरु गोविंद सिंह 10 नंबर। ठीक है, ये हो गए 10। तो नानक, अंगद, अमर, राम, हरगोविंद, अर्जुन, हरराय, हरकिशन, हरराय, हरकिशन और तेग गोविंद। ठीक है, ये आप 2 बार अगर आप देख लोगे, 2 बार, मतलब 2 बार इनका नाम देख लोगे तो याद हो जाएगा। और इस फॉर्मेट में भी याद कर सकते हो। या इंग्लिश का वर्ड अगर तुमको याद करना हो इंग्लिश का, तो NAA अंगद, ANG, अंगद AA, और HAHT और G। तो ये हो जाएगा नाह, एक तो ये, फिर उसके बाद ये, और फिर ये भी आप वर्ड्स लाइन याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस फॉर्मेट में भी, और या इंग्लिश के ये याद है। सिर्फ अगर NAAH याद रहेगा तो शुरू में ये पता चल जाएगा उस समय कि अच्छा नानक, अंगद, अमर और हरकिशन, ठीक है, हरगोविंद, ऐसे याद रखोगे। तो अगर 2-3 बार देख लोगे तो ये नाम याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? ओके जी, सही है? ओके, चलिए आइए, क्लियर हो गया ना? इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, या स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, हो गया, ले लिया? चलिए मिटा, हटाओ इसको, हटाऊं इसको, अरे हटाऊं कि? ओके, अच्छा एक चीज और बताना चाह रहा था मैं कि कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे बॉस। उन ट्राइबल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग एग्जाम में पूछता है। तो क्या आप लोगों को ट्राइबल मूवमेंट्स पता है? ट्राइबल मूवमेंट्स कुछ 10-12 हैं जो एग्जाम में पूछता है, मतलब परंपरा, ये जनजातीय आंदोलन जिसको हम कहते हैं, जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन से कई बार क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, तो वो जनजातीय आंदोलन, एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल में सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, रामोसी विद्रोह, उसके बाद मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, ये एग्जाम्पल। क्लियर? तो क्या इसको लिखा दीजिए, लिखा दूं इसको? जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताना चाह रहा हूं, सारे नहीं। सारे याद है रोहित? बताऊं कि छोड़ूं? बताऊं कि छोड़ूं? ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बोल रहा हूं, तुम लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन तुम लोग कर लो। पहले उसमें 3 कॉलम बना लो। एक में तो आंदोलन, एक में तो लिखो आंदोलन का नाम, आंदोलन का नाम, दूसरे में लिखेंगे वर्ष, ठीक है, तीसरे में लिखेंगे वर्ष के बाद आप नेता, नेता कौन था, मतलब उस ट्राइबल मूवमेंट का लीडर कौन था, और ठीक है,
ये 3 पॉइंट्स, और चौथे पॉइंट्स में लिख लो इसको प्लेस, मतलब स्थान, कहां पर ये मूवमेंट हुआ था, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने हुए हैं वही मैं लिखवाऊंगा। सर आपने जो YouTube पे लिखवा रखा है वही है हमारे पास, नहीं कुछ और मैं लिखवा देता हूं, वो जो लिखवाया है वो तो होगा ही, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल देता हूं, तुम लोग फटाफट लिख लो इसको। ठीक है, सब लोग फटाफट अपने कागज कलम कॉपी निकालें और इसको लिखना शुरू करें, मैं बोलता हूं। ठीक है, फटाफट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो गया, लिख ले सब लोग। चलिए पहला लिखिए, पहला लिखो। पहला लिखेंगे सन्यासी विद्रोह। पहला लिखेंगे, पहला सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह लिखे। सन्यासी विद्रोह नोट कर लिया भाई? टाइम लिखो इसका 1760, 1760, 1760 लिखिए इसका ईयर। ठीक है, और इसके नेता का नाम लिखिए केना सरकार और दिरजी नारायण। ये है बिहार और बंगाल, केना सरकार और दिरजी नारायण, बिहार और बंगाल। हो गया, लिख लिया जी? लिख लिया? ठीक है, बिल्कुल। आगे लिखो, आगे लिखो। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे फकीर विद्रोह। फकीर, अगला लिखो फकीर विद्रोह। फकीर। रोहित क्या दिक्कत है? रोहित क्या दिक्कत है? बोलो। सर गंजू शाह और देवी चौधरी ने लिखवाया था आपने, ऐसे विद्रोही। अरे एक साथ कई सारे विद्रोही हैं, उनके नाम अलग, इसमें एक दो नहीं है, 4-5 हैं। तो इसमें एक तो केना सरकार और दिरजी नारायण जो है ये इसके सन्यासी विद्रोह के लीडर थे। और भी लीडर्स होंगे, वो नाम लिखवाए होंगे मैंने, लेकिन ये भी नाम है, ये इस रिवोल्ट के नाम है, तो इसको भी लिख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके रोहित। चलिए अगला लिखेंगे फकीर। फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह अगला लिखो। फकीर विद्रोह ईयर लिखेंगे 1776। 1776 नहीं लिख रहे हो तुम लोग? चलो एक काम करो, इसको रहने दो, मैं इसका पीडीएफ इसको लिख के और पीडीएफ बना के और तुम लोग को मेल कर दूंगा लिंक। अगर लेट हो रहा है लिखने में, क्योंकि रिप्लाई आ नहीं रहा है तुम लोगों का, तो लेट हो रहा है, तो नहीं होगा तो मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा, रहने दो इस पर। आज हम कुछ और चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो मैं इसको पीडीएफ दे दूंगा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ और लिखना होगा,
कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। कहां पर छोड़ा था जी, कौन से क्वेश्चन पर? कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट में, याद है तुम लोगों को? 197 किया था क्या? करना है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 197 पर डिस्कस करेंगे आज हम लोग कि 197 के आंसर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन और 197 से आगे बढ़ते हैं। चलो बताइए इसका आंसर, बताइए 197 का, 197 का आंसर बताओ। 197 का आंसर बताओ। वेरी गुड। 197 का आंसर है बी, महात्मा गांधी। धरती पूरी तरह से हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर व्यक्ति का लालच नहीं है। यह विकल्प किसने कहा था? ये आपके महान आत्मा थे महात्मा गांधी। उन्होंने ही कहा था कि इस धरती पर जितनी चीजें हैं उससे हम सभी की जरूरतें पूरी हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति जो लालच करता है उससे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, और हर व्यक्ति लालची नहीं है। तो 179 का राइट आंसर जो है वो है बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 198 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 198, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था जी, बताइए। राइट आंसर, राइट आंसर ए 1925 में। आपको मालूम होगा कि सहारनपुर से एक ट्रेन आती थी खजाना लेके शाम को लखनऊ की तरफ, ठीक है, और उसके बीच में पड़ता था ये काकोरी। जो क्रांतिकारी थे वो उन्होंने कहा कि हमारे पैसे से ही अंग्रेज हम पर रूल कर रहे हैं, उससे हथियार और दूसरी चीजें खरीदते हैं, तो क्यों हम अपना ही धन हम क्यों ना ले। तो इसके लिए उन सभी क्रांतिकारियों ने डिसाइड किया कि जैसे ही सहारनपुर से ये डाउन ट्रेन वापस आएगी, इसको काकोरी के पास हम लोग लूट लेंगे और उसी से लेटेस्ट हथियार, गोला बारूद, बम खरीदेंगे और इन अंग्रेजों का सामना करेंगे। तो आप देखेंगे कि काकोरी में इन्होंने रोका और यहाँ पर ट्रेन की डकैती करी थी, और वो टाइम था 1925 का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैं अभी आपसे पूछने जा रहा हूं कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करी थी, ठीक है। ये सबको मालूम है कि 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी कांग्रेस के सामने, लेकिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया जी? मुक्ति दिवस बताइए, आंसर बताइए। मुक्ति दिवस कब मनाया? रोहित, नवीन, गौतम, डिम्पल, बताओ मुक्ति दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? मुक्ति दिवस, रोहित ठीक से आंसर दो। आंसर बताइए, मुक्ति दिवस कब मनाया था? बिल्कुल नवीन, राइट आंसर इज 1939। कांग्रेस कह रहा हूं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 में मनाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुक्ति दिवस मनाया था। जैसे ही आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और ये मुस्लिम लीग ने समझ लिया कि भाई अब हमें मुक्ति चाहिए, तो उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। चलिए अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा यहां पर कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज?
हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा रहेगा अगर इंडिया मर जाए, ये किताब किसने लिखी थी? हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, बताइए ये किताब किसने लिखी थी भाई? हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज, बिल्कुल सही है डिंपल। इस किताब को लिखा था आपके प्यारे चाचा ने, चाचा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मुझे। दूसरा क्वेश्चन है कि जब किस एक्ट में, कौन से एक्ट में ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई? ड्यूअल गवर्नमेंट को इम्पोज किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था जी? द्वैध शासन किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? रोहित 1935 में सेंटर में ना, ठीक से बताओ, ठीक से सोच के। नवीन कह रहा है 1773 में। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था द्वैध शासन। नवीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में द्वैध शासन, मैं पूछ रहा हूं कि उससे सबसे पहले किस एक्ट में ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो अगर मैं ये ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं तो पहले हुआ ना, इसका मतलब बिल्कुल 1919 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट में ड्यूअल गवर्नमेंट का प्रोविजन रखा गया था। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट, दो स्तर पर शासन, बिल्कुल ओके। चलिए अब ये बता दीजिए मुझे कि इस समय वायसराय कौन था? जब ये एक्ट आया था उस समय वायसराय कौन था? जब ये एक्ट आया था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बिल्कुल। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था, तो इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 199 का, क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर दीजिए, बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर दीजिए। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसकी जगह किसे नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला की जगह। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को डिफीट करने के बाद मीर जाफर को बनाया और मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम को बनाया था और फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर को बनाया था। ठीक है, तो मीर जाफर इज राइट आंसर। 199 का राइट आंसर क्या है? ए है। चलिए अब मुझे एक और आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक और सरप्राइज क्वेश्चन है, उस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूं। सैंडलर कमीशन इज रिलेटेड टू विच? सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? बताइए। कल लिखवाया मैंने तुम लोगों को, कल लिखवाया मैंने। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? बताओ। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है जी? सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? बताओ फटाफट। और लोग क्या है भाई? और लोग कहां हैं? और लोग कहां हैं? क्या एक आदमी आंसर बताएगा?
आर्मी, बिल्कुल। जो आर्मी थी उसका भारतीयकरण करना था इस सैंडलर आयोग के थ्रू। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप मुझे, और वो क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन बताओ, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था जी? भूदान आंदोलन बताइए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे, बिल्कुल डिंपल, राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, विनोबा भावे के द्वारा। एक और किताब, एक और क्वेश्चन बताओ, लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना किसने करी थी? लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? लाइफ डिवाइन की पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल डिंपल, अरविंद घोष, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 70 साल बाद भी जापान और किस देश के बीच शांति संधि अभी तक स्थापित नहीं हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस देश के बीच शांति संधि अभी तक बन नहीं पाई है भाई? 200 का आंसर बताइए, 200 का आंसर बताइए। जापान और उनके बीच अभी तक संधि नहीं हो पाई है। डिंपल, बताओ भाई। चाइना नहीं है, चाइना तो अब हुआ है भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कह रहा है। चाइना से तो अब डिस्प्यूट हुआ है, जिसमें दोनों ही साउथ चाइना सी में जो द्वीप है उस द्वीप पर दावा कर रहे हैं, इसलिए उनकी वजह से है। राइट आंसर दो 200 का। इसका राइट आंसर है रसिया, रूस के साथ, क्योंकि ये आप देखेंगे अभी तक जापान की कोई भी ट्रीटी नहीं हुई रूस के साथ। पहले अच्छे रिश्ते थे चाइना के साथ, बाद में खराब हुए, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, रूस, ठीक है। रूस के साथ कभी भी अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, न कोई टाई अप, न कोई सैनिक अभ्यास, न कोई, ठीक है। तो अभी तक इन दोनों के बीच बेहतर रिलेशन नहीं बन पाया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 201। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत लौटे थे? कहां से भारत लौटे थे जी महात्मा गांधी? बताओ इसका राइट आंसर फटाफट बताइए। ए, वेरी गुड। अब यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आया, आप बताइए। पाइक विद्रोह इज रिलेटेड टू विच स्टेट? पाइक विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा, पाइक विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पाइक विद्रोह कब हुआ था डिंपल? पाइक विद्रोह कब हुआ था? बिल्कुल रोहित, बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, एक और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फराइजी आंदोलन, फराइजी विद्रोह कहो या आंदोलन कह सकते हैं आप, ये कब और कहां हुआ था? फराइजी विद्रोह, फराइजी कहां हुआ था जी और कब हुआ था? फराइजी विद्रोह बताइए। बंगाल में कब हुआ था?
सर ये इतने ईयर कैसे याद रखें रोहित? इसमें 5-6 ही पूछता है जो इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। 1838 है, ठीक है, कौन कौन से हैं उसके बाद। और चलो लास्ट बता दो एक और नाम जो पूछा एग्जाम में, वो है मोपला। मोपला विद्रोह, मोपला बताओ, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहां हुआ था और कब हुआ था? बताइए, मोपला विद्रोह कहां हुआ था जी? बिल्कुल केरल में। कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 में, बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन आप लोगों को बताना होगा। पील आयोग, पील आयोग का संबंध किससे है? पील आयोग, पील आयोग का संबंध किससे है? बताइए, पील आयोग का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। पील आयोग का संबंध किससे है? पील आयोग का संबंध किससे है? बताओ भाई। पील आयोग का संबंध नहीं पता सर? चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना। पील आयोग का हमेशा, ये पील आयोग जो है, ये सुना है आपने 1857 की क्रांति, ठीक है? इसी क्रांति की जांच के लिए ये पील आयोग बना था, ठीक है? और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी पील आयोग ने सिफारिश करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है? किस लिए? तो महत्वपूर्ण चेंजेस करने के लिए। क्या क्या? सुनिएगा। पहला, कहा कि जितने भी प्रिंसले स्टेट हैं, मतलब देसी रियासत हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखें, क्योंकि ये अगर आप लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो यही आपको सहयोग करेंगे। जिसके बाद सभी देसी रियासत, जितने भी देसी रियासत थे, उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मतलब उनकी जो लैंड सहायक संधि और डलहौजी के हड़प की नीति के तहत हड़प लिया गया था, उन सबको वापस लौटा दिया गया और एक फ्रेंडली रिलेशन विकसित किया। दूसरा, जितने लड़ाकू सैनिक थे, जिसमें आप जानते हैं कि उस समय सैनिकों में 70% भारतीय सैनिक और 30% ब्रिटिश सैनिक थे, ये रेशियो ही चेंज कर दिया। और जितने लड़ाकू सैनिक थे, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा, ये राजपूत रेजिमेंट था, जाट रेजिमेंट था, और जो रेजिमेंट से लड़ाकू, उनको चेंज कर दिया गया गोरखा, नेपाली, भूटिया में, जो ईमानदार होते हैं और ईमानदारी से अपने मालिक के प्रति बेवफाई नहीं करते, तो ये चेंज कर दिया, ठीक है? उसके बाद जितने ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन लिए गए थे जिसके थ्रू, मतलब जो धर्म से जुड़े हुए थे, जिससे इनके सेंटिमेंट्स ब्रेक हो रहे थे, उन सभी को रिलीज कर दिया, मतलब फ्री कर दिया कि अब हमें इनके धर्म से संबंधित कोई भी डिसीजन नहीं करने हैं जिससे इनके सेंटिमेंट्स ब्रेक हो। तो इसी पील आयोग ने ये सिफारिश करी थी कि अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक राज करें तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और इस पील आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने ये सारे चेंजेस करे थे। तो ये ध्यान रखिएगा, पील आयोग इज रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है? तो 1857 की क्रांति के जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए। अभी याद है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन, बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने। एक और बता दीजिए क्वेश्चन, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखी थी? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखी थी? अच्छा, नौरोजी ने लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है?
द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी थी बताओ? अरे भाई नवीन, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तीर्थंकर रॉय, डिंपल गलत आंसर है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तीर्थंकर राय ने नहीं लिखा था, इसको लिखा था आरसी दत्त ने, रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें बताया गया था कि कैसे अंग्रेज हमारे देश में हम भारतीयों का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। आरसी दत्त है, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर हुआ? जो बता रहा हूं उसको नोट करते रहना है और उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 202, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे? बताओ भाई, अपने शासन के दौरान अंग्रेज क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे? सर मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ओहो, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में, ठीक है। एटीन 1899 में हुआ था और इसके लीडर थे बिरसा मुंडा साहब, ठीक है। ओके रोहित, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, वेरी गुड। चाय की खेती के लिए असम जो है वो चाय की खेती के लिए मशहूर है, ठीक है। और चाय की खेती के लिए उन्होंने मजबूर किया। और बिहार में किस चीज की खेती के लिए मजबूर किया था जी? बिहार में बिरसा मुंडा मस्त आदमी था। नवीन, तुमको कैसे मालूम कि बिरसा मुंडा मस्त आदमी था? तुम उस समय बिरसा मुंडा के सहयोगी थे क्या? बोलो। बिल्कुल, नील की खेती के लिए। तो राइट आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 203, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे? बताइए, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के बाद पेशावर में उग्र प्रदर्शन हुए थे जी? सर मुंडा को रात में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आर्चरी तीरंदाज थे, उनको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता था। तो आप जानते हैं कि भारत में जो गद्दार लोग हैं उनकी कमी नहीं है। हमेशा गद्दारों की वजह से भारत के जो क्रांतिकारी हैं वो मारे गए या तो उनको पकड़ लिया गया और पकड़ के फांसी दे दी गई, जैसे आज भी गद्दार जिंदा हैं। तो उस समय भी ये गद्दार थे। आपको मालूम होगा चंद्रशेखर आजाद के बारे में, विल्फ्रेड जो पार्क है उसमें भी गद्दारों ने ही, देश के गद्दारों ने ही बताया था। चाहे दूसरे आप देखेंगे भगत सिंह हो, बटुकेश्वर दत्त हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन सबको हमारे देश के दूसरे गद्दारों ने ही पकड़वाया और फिर पैसे भी लिए और इनको मरवाया भी, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैंने 203 का आंसर पूछा है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर 103 का है। क्या लिख रहे हो नवीन? 203। सर एक रिक्वेस्ट है सर, जनजाति और स्टेट के बारे में बता दीजिए। जनजाति और स्टेट के बारे में क्या जानना चाहते हो कि जनजाति क्या है और स्टेट क्या है? बोलो, क्या जानना चाहते हो इसके बारे में कि जनजाति आंदोलन क्या है और स्टेट क्या पूछ रहे हो? एक बार क्लियर करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो, क्या चाहिए, मतलब क्या समझना चाहते हो कि जनजाति आंदोलन कैसे हुआ और स्टेट वाले जो जमींदार या प्रिंसले स्टेट के रियासत के राजा थे वो कैसे विद्रोह कर रहे थे? सर कौन स्टेट की कौन जनजाति है, नाम बता दीजिए। ओके, तो वही तो मैं कह रहा था अभी, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, पाइकों के बारे में पूछा, तो पाइक जो है
ये जनजाति है उड़ीसा के। उसके बाद मैंने मोपला कहा, मोपला जनजाति है केरल के मालाबार तट के। मैंने मुंडा कहा, मुंडा जो है ये बिरसा मुंडा, ये जनजाति है झारखंड छोटा नागपुर के। उस समय बिहार में ही हुआ करता था, अभी ये झारखंड में है। ठीक है, तो ये मैं तुम लोग को मैंने अभी कहा है कि लिस्ट एक दूंगा मैं। इस लिस्ट में ये चारों चीजें होंगी। ये विद्रोह कौन कौन से, ये सन्यासी ट्राइबल मूवमेंट्स कब कब हुए, किस स्टेट में हुए, कब हुए थे, और इनका नेता। तो चारों फैक्ट्स तुमको एक साथ मिल जाएगा। स्टेट का नाम भी मिल जाएगा, ईयर भी मिल जाएगा, नेता का नाम भी मिल जाएगा, और आंदोलन का नाम क्या है ये भी। तो ये चारों फैक्ट्स मैं एक साथ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे भाई मेरे को तुम लोग करो ना व्हाट्सअप, मैं दे दूंगा, या टेलीग्राम पर बना लो, मुझे ऐड कर लो, या मैं तुम लोग को ऐड कर लूंगा, और उस पर जितने नोट्स हैं वो सब मैं भेज दूंगा। मेरे पास उसके कलेक्शंस हैं, मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। मैं हूं ना भाई, नंबर है ना मेरा, फोन कर करके परेशान कर देना मुझे कि सर मेरे को चाहिए। अब मैं तुम्हारे हेल्प के लिए ही, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ भाई। 203 का आंसर तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं यार। 203 का आंसर बताओ, बताओ आंसर जल्दी। अरे 203 का आंसर तो बता दो। बी बता रहे हैं नवीन बाबू, ये कह रहे हैं अबुल कलाम आजाद। अच्छा, अबुल कलाम आजाद को लेके पेशावर में क्यों वो होगा भाई? अबुल कलाम आजाद इंडिया में ये यूपी आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण रहा। यूपी में, पेशावर में इनको लेके क्यों करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। बिल्कुल गौतम ने हिला दिया, एकदम आग लगा दिया भाई साहब। अब्दुल गफ्फार खान ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लीडर थे, और ये पेशावर जो है पाकिस्तान का, इसके इर्द गिर्द ही है। और अब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का एरिया है पेशावर। और गफ्फार साहब उन क्षेत्रों में ज्यादा पॉपुलर थे अबुल कलाम जी से। अबुल कलाम तो भाई साहब यंगेस्ट क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे। और उस समय 1930 में हालांकि उनका इतना प्रभाव नहीं था, और गफ्फार साहब का बहुत ज्यादा प्रभाव था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एरिया में, मतलब पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में। और ये बिल्कुल भी भारत के विभाजन के खिलाफ थे, गांधी जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खूब काम किया गफ्फार साहब ने। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे देश की सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्होंने इन्हें नहीं बख्शा, और फाइनली ये कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपसे सरप्राइज क्वेश्चन के रूप में पूछने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है बॉस कि कौन सा बंदा था अंग्रेज जिसने ये कोटेशन दिया था कि इन सभी औरतों में ये अकेली मर्द है, कि इन सभी क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। किसने कहा था? किसने ये लाइन कहा था कि ये सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? और किसके बारे में कहा था बताइए? किसके बारे में कहा था? कैनिंग ने कहा था कि सभी क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। निर्मा सरफ से तुम लोगों को धोऊंगा मैं। नवीन, अरे भाई लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था? बोलो, किसने कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, डफरिन ने कहा था। हैं? ये स्टेटमेंट डफरिन ने दिया था। ये स्टेटमेंट दिया था ह्यूरोज ने, जो उनके खिलाफ लड़ा था, और उसने कहा था कि इन सभी क्रांतिकारियों में ये मर्द थी जिसने पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों का सामना किया और हमें नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, ह्यूरोज जो लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी लक्ष्मीबाई ने ह्यूरोज को।
क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? बताइए जी, राइट आंसर बताइए इसका। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे अंग्रेज? बताओ। बताइए आंसर इसका। आंसर बताओ सर। यही था जब 1857 में क्रांति हुई थी। कौन? नहीं, ये यूरोज तो उसके अगेंस्ट लड़ा था। हो गया जी? चलिए अब राइट आंसर इज डी, गेहूं। जानते ही पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, तो राइट आंसर डी है 204 का। अब चलो 204 का बी। बी अच्छा, पंजाब में चाय पंजाब में चाय का प्रोडक्शन होता है नवीन। पंजाब में चाय का प्रोडक्शन होता है कि गेहूं का होता है? सर राइस भी होता है, बिल्कुल राइस भी है। तो राइस का कहां ऑप्शन है यार इसमें? राइस का ऑप्शन है क्या? हरियाणा और पंजाब ये दोनों ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं राइस और गेहूं का, मतलब चावल और गेहूं का। और आपको मालूम होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इन ग्रीन रेवोल्यूशन में इन दोनों राज्यों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। और साथ में उत्तर प्रदेश, जिसमें मास लेवल पर इन लोगों ने प्रोडक्शन किया था। ठीक है, पानी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, सिंचाई जो है आप जानते हैं पंजाब 5 नदियों के किनारे बसा है और वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा है। उसके बाद लैंड के बड़े बड़े एरियाज हैं। उसके बाद सरकार भी सपोर्ट करती है और फेवरेबल कंडीशंस हैं वहां पर। तो इसलिए सबसे ज्यादा वहां पर, और इसलिए आप देखेंगे वहां पर ज्यादा रोटी खाते हैं, चावल कम खाते हैं। वहीं अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, ये जो बेल्ट है यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चावल खाते हैं लोग। रोटी खाते हैं लेकिन प्रमुखता चावल को देते हैं इन स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पर चावल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अभी मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का जवाब दिया नहीं तुम लोगों ने। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भाई, अब अच्छा पूछा नहीं था, अब पूछ रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद जो है उनका जन्म किस राज्य में हुआ था और चंद्रशेखर आजाद का मूल नाम क्या था, ये बताओ। चंद्रशेखर आजाद का मूल नाम बताइए और चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था, इसका आपको आंसर बताना है। अच्छा रोहित, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में तो अल्फ्रेड पार्क में उनकी डेथ हुई थी, जिसमें वो अंग्रेजों से लोहा लड़ते हुए मर गए थे। मरने का मतलब कि अंग्रेजों ने नहीं मारा था भाई साहब, वहां पर गोली चलाते चलाते एक गोली बची तो वो छुपे रहे पेड़ के पीछे और फिर उनको लगा कि अंग्रेज मुझे पकड़ न ले, तो लास्ट एक गोली से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। और कई घंटों तक अंग्रेज डर के मारे उनके निकट नहीं जा रहे थे। बाद में कई घंटों के बाद निकट गए तो उनको मृत पाया था, इतना खौफ था उनका। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई उनका जन्म कहां हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भावरा में। मध्य प्रदेश है, वहां पर भावरा में जन्म हुआ था उनका। और उनका वास्तविक नाम आप लोगों को मालूम होगा, सीताराम तिवारी। उनका नाम था, वास्तविक नाम सीताराम तिवारी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम सीताराम तिवारी। जन्म भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में जो क्रांतिकारी घटनाएं थी उनमें उत्तर प्रदेश में वो सक्रिय रहे थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हाँ नवीन तिवारी जी थे वो भी। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए
अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन की क्या है। चलिए, अच्छा ये तो 205 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दो, 206 नंबर क्वेश्चन बताइए। वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा है जी, चिपको आंदोलन। पहले तो ये बताओ चिपको आंदोलन हुआ कहां था और इसके लीडर कौन थे? बताइए सर, चिपको आंदोलन के बारे में बताइए। एग्जाम में पूछा है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसको, कई सारे एग्जाम में पूछा है चिपको आंदोलन। और स्टेट का भी नाम बताना है आपको। बिल्कुल गौतम, हिला दिया तुमने। सुंदरलाल बहुगुणा और स्टेट है उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में ये मूवमेंट चलाया, चिपको आंदोलन। और ये मूवमेंट क्या था जी? तो ये मूवमेंट था कि आप देखेंगे लोग जो पेड़ों की कटाई कर रहे थे उसको रोकने के लिए, एनवायरमेंट को बचाए रखने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। और उसके तहत लोग जाके पेड़ों से चिपक जाते थे, ऐसे पकड़ लेते थे कि काटना है तो इसे, इसके साथ हमें भी काटो, ठीक है। तो यह सुंदरलाल बहुगुणा इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 1973 में इन्होंने शुरू किया था और इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे एक और क्वेश्चन का आप आंसर भी दीजिएगा। व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन किस कमीशन को कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन किस कमीशन को कहा जाता है? बताइएगा। व्हाइट मैन कमीशन किस कमीशन को कहा जाता है? बताइए। व्हाइट मैन कमीशन किस कमीशन को कहा जाता है? बताओ फटाफट। बताओ। बिल्कुल, साइमन कमीशन को कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। चलिए अब मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कि 7 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ, तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताओ। 7 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मतलब उस टाइम में 1942 में जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, कांग्रेस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रोहित, नवीन, डिम्पल, गौतम, आंसर दो। नवीन कह रहे हैं अबुल कलाम। रोहित तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारा आंसर क्या है? बताओ जल्दी, बताओ भाई। क्या ये आंसर सही है जो नवीन ने दिया है? सब लोग रिप्लाई करो यार। नहीं पता। डिम्पल, गौतम, नहीं पता। नहीं पता है सबको? पक्का है सर? नहीं, तुमने तो बताया पक्का है। अब बिल्कुल उस समय के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ही थे जब इसका प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। चलिए अब यहां पर एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग मुझे कि 1942 जीरो आवर की घोषणा किस आंदोलन के दौरान की गई थी? जीरो आवर की घोषणा किस आंदोलन के दौरान की गई थी? जीरो आवर की घोषणा सर 1940 के बाद तो हुई ही नहीं। अरे 1942 में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं था, विशेष अधिवेशन था भाई, ये विशेष अधिवेशन था। नवीन कह रहे भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान ये
अनाउंस किया गया था। सही है, बिल्कुल। चलिए अब यहां पर एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? आंसर दो फटाफट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष एक ही आदमी को पता है भाई, बाकी लोगों को नहीं पता है। रोहित, गौतम, डिम्पल, सो गए क्या सब लोग? आंसर दो यार, या पता है या नहीं पता है, कुछ भी आंसर तो दो, कम से कम पता चले मुझे कि आता है या नहीं। बताओ सर। लाइन टाइम तक सर, ये अबुल कलाम आजाद नहीं पता सर। बिल्कुल राइट आंसर इज अबुल कलाम आजाद। सबसे यंगेस्ट कांग्रेस अध्यक्ष थे। कई लोग जवाहरलाल नेहरू भी लिखता है तो जवाहरलाल नेहरू आंसर लगा देते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू यंगेस्ट नहीं होंगे, अबुल कलाम आजाद ज्यादा यंगेस्ट थे और उन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे लंबे टाइम तक, सबसे अधिक बार, सबसे लंबे टाइम तक रहे, सबसे अधिक बार दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सबसे अधिक बार और सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और सबसे कम गांधी जी एक ही बार सिर्फ बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने दूसरी बार कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप मुझे। यहां पर सरप्राइज क्वेश्चन है कि रोहित, ओके, हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नवीन, सबसे लंबे समय मतलब सबसे अधिक बार दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही रहे हैं। नवीन, जवाहरलाल नेहरू का आप ज्यादा मान सकते हो क्योंकि दादा भाई नौरोजी तो आजादी से पहले थे, ये तो आजादी के बाद भी रहे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और अब उसके बाद आपकी प्यारी चाहने वाली सोनिया गांधी रही है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्षा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना, कुछ बोलोगे आंसर? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मिलान कीजिए इसका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसमें राइट आंसर कौन होगा? मिलान करना है भाई, मिलान करके बताओ, मिलान करके बताइए राइट आंसर। बताइए 207 नंबर है कि कौन सा है जी? इसका मिलान करके आंसर बताइए मुझे। आर्य समाज। अच्छा एक चीज और तुम लोगों को बता दूं, अपने जो वनडे वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें अगर 2 मैच कर गया ना तो समझ लो बाकी तो 2 मैच कर जाएगा। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता, सारे अलग अलग होते हैं, सब मिलाना पड़ेगा आपको। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी? दया बाबू ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा बाबू ने। ठीक है, और यहां पर तो आप दोनों मैच कर ही लेंगे। ठीक है, वेद समाज ये, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर इज बी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, ओके, समझ में आ गया जी? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? रिप्लाई तो करो हाँ ना में। ठीक है,
चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 208, 208 208 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जिसको हम लोग आज के डेट में बीएचयू बोलते हैं, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। सर, सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू बने थे और सबसे लंबे समय तक मौलाना। लंबे समय तक का मतलब अधिक टाइम तक। तो भाई इन्होंने एक्चुअली मौलाना आजाद जो है, मौलाना आजाद ने कई बार विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं मौलाना, इसलिए लंबे समय तक माना जाता है। और सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार रोहित, ये है कि लंबे समय तक मौलाना आजाद तो आजादी के बाद नहीं रहे, आजादी के बाद रहे, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू के पास चली गई। तो फैक्चुअली आप देखेंगे किताब में लिखता है, लेकिन अगर ऐसे देखें तो जवाहरलाल नेहरू ही आता है। ठीक है, चलिए बताइए 208 का आंसर बताइए। 208 का बिल्कुल मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। अच्छा, एक और बता दो, एक स्कूल हम लोग के यहाँ या कॉलेज भी डेवलप होता है जिसका नाम है डीएवी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई जी? डीएवी आप देखेंगे आपको स्कूल और कई सारे शहरों में मिल जाएंगे और इसके कॉलेजेस भी मिलेंगे। तो वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताएंगे आप लोग क्या? बताओ भाई। डीएवी जो स्थापित किए जाते हैं स्कूल या कॉलेज, उसको किसने स्थापित किया था? बताओ। बताओ। इसका आंसर जो पूछा मैंने उसका आंसर बताओ भाई। डीएवी जो स्कूल या कॉलेजेस बनाए गए हैं भारत में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत इजी है यार, बिल्कुल दयानंद एंग्लो वैदिक बोलते हैं इसको, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, दयानंद सरस्वती। क्या? तो दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि भाई आधुनिक शिक्षा दी जाए देश के लोगों को, बच्चों को, जिससे वो भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके। तो दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब अंग्रेज एंग्लो भी और वैदिक भी एजुकेशन दोनों को मिला के दिया गया ताकि बच्चे अपडेट रहें। तो डीएवी स्कूल्स की स्थापना की गई भारत में। ठीक है, और ये चलता रहा। चलिए एक और मुझे सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, कि वो सरप्राइज क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय, नहीं वो छोड़ दो, वायोकॉम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह कहां हुआ था जी? ये वायकोम सत्याग्रह वायकोम सत्याग्रह इज रिलेटेड टू विच स्टेट? चलिए, वायकोम केरल में, बिल्कुल केरला में काकोरी कांड के टाइम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मुझे बताएंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बताओ भाई। एक ही आदमी आंसर बता रहा है, बाकी लोग सब सो रहे हैं। राइट आंसर इज 1920 में हुई थी। चलिए अब ये तो बता दिया, ये बता दो कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
प्रथम अध्यक्ष बताइए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। नवीन सूट राहीबाग। लिख लिया भाई? अरे बताओ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या लिख रहे हो नवीन तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पता सर। लाला लाजपत राय AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 209 बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? बिश्नोई आंदोलन इनमें से, आज क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हमें तो बताइए। बिश्नोई आंदोलन इज रिलेटेड टू विच? बिश्नोई आंदोलन बताओ। गौतम, नवीन, राइट आंसर इज ए, बिल्कुल पेड़ों की कटाई से संबंधित है बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, यहां भी पेड़ों की कटाई से संबंधित है बिश्नोई आंदोलन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 210 निम्नलिखित घटनाओं का उसके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम पर सजाएं। बताइए भाई, घटना के अनुसार सही क्रम लगाइए। एक और क्वेश्चन तब तक मैं लिखता हूं इधर, घटना के अनुसार। बताओ, पहले तो 210 का आंसर बता दो। 210 का पहले आंसर बता दो, फिर उसके बाद ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में बताना। 210 का आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था जी? बताओ जल्दी, इसका ईयर बताओ शिमला समझौता का। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। हैं? कुछ भी अपने मन से लिखते रहते हो। शिमला समझौता शिमला समझौता कब हुआ था? बोलो, शिमला समझौता कब हुआ था जी? शिमला समझौता, एक आंसर बताओ। रोहित, शिमला समझौता कब हुआ था? नहीं मालूम है? अरे यस नो कुछ रिप्लाई करो, कहां सो गए भाई सब लोग? शिमला समझौता बताओ। नहीं पता क्या यार? शिमला समझौता तुम लोगों को नहीं पता? और कौन है भाई? अरे शिमला समझौता 1972 में, वो शिमला समझौता नहीं है मेरे लाल। 1972 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था वो भी एक शिमला समझौता है, और एक शिमला समझौता अंग्रेजों के काल में भी हुआ था। आपको ध्यान नहीं है? एक अंग्रेजों के काल में भी हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस। याद करो, याद करो शिमला। अरे एक शिमला कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल नवीन, एक 1944 में हुआ था यार। 1944 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद तीसरा पूना पैक्ट कब हुआ था? बताओ। पूना पैक्ट कब हुआ था? गलत। 1932 नवीन,
पूना पैक्ट 1931 में नहीं हुआ था। कैसे 1931 में हुआ, बताओ नवीन, 1931 में कैसे हुआ? 1931 में तो सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी गए थे, और उसके बाद 1931 में ही नवंबर में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें अंबेडकर गए थे, और अंबेडकर को मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत दे दिया और वो लेके आए, और जिस पर गांधी जी दोबारा सेकेंड राउंड टेबल से आए तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया। फिर तो गांधी जी ने अनशन किया अंबेडकर के इस अंबेडकर के कॉमनवेल्थ अवार्ड्स की वजह से। फिर दोनों में ट्रीटी हुई थी। तो 1932 कैबिनेट मिशन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन बताओ भाई। बिल्कुल 1946। अब इसका लगा लो आप, सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 1, फिर 2 और फिर 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। राइट आंसर इज सी। ठीक है, सी है इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया जी? ओके चलिए, अब इसका आंसर बताओ। ओहो मिटा दिया मैंने यार, जो लिखा था उसका आंसर बताओ। क्या लिखा था मैंने यार, भूल गया मैं। क्या मैंने लिखा था पहला, अब लिख देता हूं, खिलाफत, फिर है मुंडा, फिर है असहयोग, और फिर है चौथा व्यक्तिगत सत्याग्रह। बताइए आंसर, बताइए इसका, बताओ इसका आंसर। 1 2 3 4 मैंने लिखा है, तुम लोग अपने हिसाब से इसको सजा के बताओ, सजा के बताओ। ईयर लिख दो, ईयर नहीं लिखा, तुमको सजा के बताना है, और ईयर भी बता दो और अच्छा है। सजा के भी और ईयर भी। बताओ फटाफट, इतना टाइम नहीं लगेगा, तुम लोग को पता है इसका आंसर, इतना टाइम नहीं लगता है भाई। फटाफट एक साथ लिख सकते हो सबका ईयर, क्रम में लिख दो, ईयर मैं समझ जाऊंगा, अगर क्रम में भी लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। एक साथ अगर क्रम में भी लिखोगे। देखो, खिलाफत 1919, मुंडा 1899, असहयोग 1920, व्यक्तिगत 1940। साफ साफ 1895 नहीं, क्या लिख रहे हो? 1895 गौतम 1899 से में हुआ था ये मुंडा। देखो सबसे पहले मुंडा 1 नंबर में, फिर उसके बाद 2 नंबर में 1919 होगा, फिर 3 नंबर में ये होगा, 4 नंबर में ये होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 211 बताइए। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? सैंडर्स की हत्या किसने करी थी जी? आंसर बताओ। कल मैंने लिखवाया भी था तुम लोगों को सारे क्रांतिकारी घटनाएं और कहां हुआ था, कहां किया था, ये सारे लिखवाए मैंने तुम लोगों को। राइट आंसर इज ए, भगत सिंह। कहां किया था जी? रोहित, नवीन, गौतम, डिंपल, कहां किया था भगत सिंह ने इसकी हत्या? सैंडर्स की हत्या कहां करी थी? बिल्कुल लाहौर में सैंडर्स की हत्या करती। ये सैंडर्स था कौन? ये सैंडर्स था कौन? कौन था भाई? प्लेग अधिकारी था या कोई जज था या वॉइस राय था? क्या था? जॉन सैंडर्स क्या था? प्लेग अधिकारी था, कमीशन का अध्यक्ष था,
या क्या था? प्लीज अधिकारी, कौन सा अधिकारी भाई? नाम पूछे अगर तो क्या लगाओगे उसमें? अधिकारी में बताओ, अधिकारी में पूछे अगर तो अधिकारी में नाम क्या लगाओगे? अरे यार, कल ही तुम लोगों को बताया, ये वहां का लाहौर का एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी था, और ये लोगों पर काफी जुल्म करता था। तो इस वजह से आप देखेंगे ये क्या बोलते हैं, पुलिस का आदमी, क्या पुलिस का आदमी नहीं था यार, ये एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किए थे, उनको प्रताड़ित किया था, मारा था, और इसी के बदले आप देखेंगे कि भगत सिंह ने इसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या करी थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे कुछ नए जोश और जुनून के साथ और फिर आगे करेंगे, और मे भी हो सकता है कि कल से कुछ और नया शुरू करें आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।